गरीब सास बहू का घास का फर्नीचर। हे भगवान, ये तूने क्या किया? एक पति ही तो था इस दुनिया में मेरा, जिसके सहारे मैं जी रही थी। तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। काहे बहन इतना रो रो कर अपना हालत बिगाड़ रही हो? अभी तो तुहार बेटा जिंदा है, वो संभालेगा तुहे। बेटा तो शहर गया है दिनेश भैया। 3 साल से उसने अभी तक अपना मुंह ही नहीं दिखाया। अब मेरे पति को कंधा कौन देगा? सरिता इस तरह फूट फूट कर रोते हुए अपनी चूड़ियां भी तोड़ लेती है। उसी वक्त उसका बेटा शहर से लौट आता है। उसके हाथों से बैग नीचे गिर जाता है और रोते हुए बेटा अपनी माँ को गले से लगा लेता है। माँ संभालो अपने आप को। देखो, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। आपको अपने आप को संभालना होगा माँ। अपने बेटे को देखकर सरिता खुश तो होती है, लेकिन उसके सीने पर पति के मरने का दुख भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के साथ एक लड़की मांग में सिंदूर भरे उसके साथ आती है। उस वक्त तो सरिता का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन पति के अंतिम संस्कार के बाद वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी काजल है। शहर में मुझे काजल मेरे ही ऑफिस में मिली। हम दोनों को प्यार हो गया था। ऊपर से काजल की सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी, जिस वजह से मैंने आपको बिना बताए ही काजल से शादी कर ली। तेरे पिता को तेरी शादी की कितनी हसरत थी बेटा। मैंने उन्हें बचाने के लिए सारे पैसे लगा दिए, अपने खेत बेच दिए, मुखिया से पैसे भी उधार ले लिए, लेकिन तेरे पिता को मैं नहीं बचा पाई। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर काजल की आंखें भी भर आती हैं। माँ जी, संभालिए अपने आप को। पिताजी अभी जहाँ कहीं भी होंगे खुश रह रहे होंगे। आपको इस तरह दुख में देखकर उन्हें शांति नहीं मिलेगी। काजल के ऐसा कहने पर सरिता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, जिसके बाद अब कुछ दिन से कार्तिक काजल और अपनी माँ के साथ गांव में रहने लगता है। लेकिन गांव में उसे करने के लिए कोई काम नहीं मिलता। ऊपर से घर में कई सारी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। सुनिए कार्तिक जी, घर में राशन खत्म हो गया है। ये तेल का डब्बा है, जाइए तेल, आटा और सब्जी बनाने के लिए पत्ता गोभी, आलू ये ले आइए। काजल, मैं शहर से जितने पैसे लाया था वो सब अब खत्म हो गए हैं। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। ऊपर से गांव में मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत परेशानी की बात है जी। माँ जी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। लाओ इस तेल को, इस डिब्बे को मुझे दो, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। तेल का डब्बा लिए कार्तिक एक परचून की दुकान पर आता है। भैया 2 किलो तेल और 5 किलो आटा दे दीजिए। दुकान वाला सामान तैयार कर देता है। ये लो भाई साहब, तेल और आटे के आपके 654 रुपए हो गई। 654? हे भगवान, ये क्या, इतनी लूट मार तो शहर में भी नहीं है। वो का है ना भाई साहब, शहर में ये सब सामान बनता है और वहीं बिकता भी है, लेकिन ये गांव है, यहाँ टैक्स के साथ पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, मैं पैसे 1-2 दिन में दे दूंगा। भाई साहब, हमार दुकान में ओनली नगद चलता है, उधार पुधारी हम ना देव कोनो कस्टमर को। हाँ, ऐसा कहकर दुकान वाला सामान वापस ले लेता है, जिसके चलते कार्तिक गुस्से से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, यहाँ मैं अब और नहीं रह सकता। मैं आज ही गांव छोड़कर शहर पैसे कमाने के लिए जाऊंगा। बेटा तू चला गया तो मैं कैसे रहूंगी अकेले इस किराए की झोपड़ी में? माँ, आप यहाँ अकेली नहीं हैं। आपकी बहू आपके पास यहीं रहेगी। ऐसा कहकर वह अपना सामान पैक करता है और पहली ट्रेन पकड़ के शहर निकल जाता है। जिसके बाद काजल अपनी सास की देखरेख करती है, लेकिन उन गरीबों की जिंदगी में गरीबी चलती ही रहती है। एक दिन सरिता की चारपाई टूट जाती है। अरे ये क्या, गरीबी में आटा कीला, मेरी तो पूरी चारपाई ही टूट गई। अब मैं बिना चारपाई के कैसे सोऊंगी? सरिता बहुत परेशान होती है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपकी इस चारपाई को जोड़ने में आपकी मदद करती हूँ। काजल बहुत समझदार थी। वह अपनी सास को इस तरह परेशान होते देख नहीं पाती थी और चारपाई को जोड़ने की कोशिश करती है। अरे ये चारपाई तो जोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कोई नहीं बहू, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी। अच्छा माँ जी, मैंने खिचड़ी बना दी है, मैं जरा नदी से पानी भर कर लाती हूँ। काजल ऐसा कहकर मटका उठाती है और नदी किनारे पानी भरने के लिए पहुंच जाती है। कितनी अच्छी धूप है, शहर में ऐसी धूप नसीब ही नहीं होती। थोड़ी देर यहीं घास पर लेटकर धूप सेक लेती हूँ।
काजल ऐसा सोचकर नदी किनारे धूप सेकने के लिए घास पर लेट जाती है। लेटे लेटे उसके दिमाग में ख्याल आता है, ये घास बहुत मुलायम है, काश कि ऐसे ही मुलायम मेरी सास के घर में बिस्तर या गद्दे होते। अरे ये घास तो वैसे माँ जी की चारपाई में लगाने के भी काम आ सकती है। काजल ये सोच के नदी से पानी और घास काट के घर ले आती है। बहू तो इस घास का क्या करेगी? कुछ तो करूंगी माँ जी, बस आप देखते रहिए। काजल घर में से अपनी सास की बहुत पुरानी साड़ी निकाल कर लाती है और उन साड़ी की लंबी लंबी पट्टियां काट लेती है और चारपाई में घास लगाकर बुनना शुरू कर देती है। शहर की लड़कियां गांव में आकर ज्यादा ही अपना दिमाग लगाने लगती हैं। सरिता ये कहकर मुस्कुराने लगती है और घर में चटाई बिछाकर सो जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है। जब सरिता की आंखें खुलती हैं, अरे कमर ही अकड़ गई मेरी तो जमीन पर सोकर। लेकिन ये बहू कहाँ है? अभी तक क्या कर रही है? सरिता घर से बाहर निकल कर आती है तो उसके सामने उसकी बहू ने घास से उसकी चारपाई को बहुत सुंदर तरीके से बुना हुआ था। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। माँ जी एक बार आप इस पर लेट कर तो देखिए, आप मखमली बिस्तर भूल जाएंगी। काजल के कहने पर सरिता चारपाई पर लेट जाती है। वाह बहू वाह, ये तो पहले से भी बहुत बढ़िया हो गई। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। जमीन पर लेटकर मेरी तो कमर ही अकड़ गई थी, लेकिन अब तो बहुत आराम मिल रहा है। गरीब सास की गरीब बहू ने अपने जुगाड़ से घास की चारपाई तैयार कर ली थी। उस रात सरिता चैन की नींद सोती है। अगले दिन काजल के घर में नमक खत्म हो जाता है। ये क्या, नमक खत्म? अब क्या करूं? ऐसे वक्त में तो पड़ोसी ही काम आते हैं। काजल एक कटोरी लेकर पड़ोस में विनीता के घर चली जाती है। दीदी थोड़ा नमक मिलेगा? नमक? अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ नमक। विनीता ऐसा कहकर काजल से कटोरी लेकर रसोई में जाती है। इधर काजल विनीता के घर के फर्नीचर को देखकर बहुत खुश होती है। शहर में मेरी सौतेली माँ के पास भी ऐसा ही फर्नीचर था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सोफे पर भी बैठने तक नहीं दिया। काजल ऐसा सोचकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी विनीता कटोरी में नमक ले आती है। उसे देखते ही काजल सोफे से उठ खड़ी होती है। अरे अरे कोई बात नहीं, पता है पहले तुम्हारी सास के घर में इससे भी अच्छा फर्नीचर था, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय ससुर के कैंसर के चलते तुम्हारी सास ने सब बेच दिया। अब बेचारी चारपाई पर सोती हैं। यह सुनकर अपनी सास के लिए काजल बहुत मायूस हो जाती है और नमक लाकर अपने घर में अपनी सास को रूखा सूखा खाना खिलाने के बाद वह जंगल पहुंच जाती है। लकड़ियां तो मुझे जंगल में ही मिल सकती हैं और घास तो हर जगह मौजूद है, कहीं से भी काट लूंगी। काजल इस बार घास के साथ लकड़ियां भी काट कर घर ले आती है। अरे बहू, तेरा सास क्यों फूला हुआ है? इतनी सारी घास और लकड़ी लेकर आने पर सांस तो फूलेगा ही माँ जी। बहू अब तू क्या बनाएगी घास से? देखते जाइए माँ जी, आपके लिए आपकी ये शहरी बहू क्या क्या बनाएगी घास से। दोपहर से काम शुरू करते करते रात तक, लकड़ियां काटने से लेकर घास को लगाने तक, काजल एक सोफा सेट और उसकी घास से बनी हुई कुर्सियां तैयार कर लेती है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही गुदगुदा है। माँ जी जरा बाहर तो आइए। अरे वाह बहू, यह तो बड़ा ही सॉफ्ट है। ये तूने कैसे बनाया? अपने इन हाथों से माँ जी। जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी फर्नीचर का काम करते थे। मैंने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा था। बहू तू तो बहुत काबिल है। अभी तो आप देखते जाइए माँ जी, अभी मैं एक बेड भी बनाऊंगी। ठीक है बहू, इस बार मैं तेरी मदद करवाऊंगी। पहले तो दोनों सास बहू खाना बनाती हैं और खाती हैं, जिसके बाद वह रात भर घास और लकड़ी से बेड बनाती रहती हैं। अगले दिन सुबह तक घास के सोफे के साथ बेड भी तैयार हो जाता है। लगता है ये लोग फर्नीचर का काम करते हैं। इनका फर्नीचर तो काफी लेटेस्ट डिजाइन का लगता है। द्रिवेश ऐसा सोचकर दोनों सास बहू के पास आता है। बहन जी, दरअसल मुझे मेरे नए ऑफिस के लिए एक यूनिक डिजाइन का फर्नीचर चाहिए। क्या आप हमारे ऑफिस के लिए ऐसे ही लेटेस्ट फर्नीचर बना देंगी? ये सुनकर दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं। क्या आप सीरियस हैं? आपको ऐसा ही घास का फर्नीचर चाहिए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल।
तो बताइए, आप काम करने के लिए तैयार हैं? बहू, इससे अच्छी और क्या बात होगी। काम खुद हमारे घर चलकर आया है और तेरे पास इतना अच्छा हुनर है, इसका इस्तेमाल कर। सही कहा माँ जी आपने, लेकिन आप मेरे साथ मिलकर इस काम में मेरी मदद करवाएंगी? दोनों सास बहू खुशी खुशी घास का फर्नीचर बनाने का काम शुरू करती हैं। ध्रुवेश के फर्नीचर बनाने के बाद उन्हें गांव में कई अमीर घरों के भी ऑर्डर आते हैं। इसी तरह वह घास के फर्नीचर बनाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती हैं। जब ये बात कार्तिक को पता चलती है तो वह भी शहर से अपनी नौकरी छोड़कर आता है और अपनी माँ पत्नी के काम में उनकी मदद करवाता है, जिसके बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।